हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिक शिक्षा संस्थान सीकर। मैं गोकुल। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 विज्ञान विषय चैप्टर नंबर फर्स्ट, हमारे आसपास के पदार्थ, इसका पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा पदार्थ क्या होते हैं और पदार्थ की अवस्थाएं हैं वो कितने प्रकार की होती है। अब इस अगले भाग में हम पढ़ेंगे पदार्थों का अवस्था परिवर्तन, कि पदार्थ है वो किस प्रकार अंतर चेंज होते रहते हैं। तो इसके लिए जैसे हमने एक सामान्य से एक उदाहरण लिखा है, जैसे ठोस, उसको जब ऊष्मा देते हैं तो क्या बनता है, द्रव बनता है, और द्रव को फिर से ऊष्मा देते हैं तो गैस का निर्माण होता है। इसी प्रकार जब गैस को शीतल या ठंडा करते हैं तो जल बनता है, और जल को जब ठंडा करते हैं या शीतल करते हैं तो बर्फ का निर्माण होता है। जैसे ठोस है या बर्फ है तो उसको गर्म करेंगे तो गर्म करते ही द्रव अवस्था यानी जल आ जाता है, और जब द्रव को और अधिक गर्म करते हैं तो गैसीय अवस्था जलवाष्प प्राप्त होती है। जैसे ठोस के लिए हम देखते हैं, ठोस में जो पदार्थ के जो कण होते हैं वो एकदम पास पास होते हैं, और जब कण पास पास हो गए तो ये जो कण है इन कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक होगा, आकर्षण बल अधिक होगा, और आकर्षण बल जब अधिक होगा तो इन कणों के मध्य आकर्षण बल को तोड़ने के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा देने की आवश्यकता होती है, और जब इसको अधिक मात्रा में ऊर्जा देंगे तो ये कण के मध्य जो आकर्षण बल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जो ठोस है वो किस अवस्था में परिवर्तित होने लगेंगे, द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगते हैं। इसी प्रकार जब द्रव अवस्था में जो पदार्थ के कण है वो थोड़े दूर होते हैं ठोसों के बजाय, यानी इनके मध्य जो आकर्षण बल है वो ठोसों की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है, और जब इसको ऊष्मा देते हैं तो ऊष्मा देने से जो आकर्षण बल है वो तो कमजोर होगा, और कणों की जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा उसका मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, और जैसे ही कणों की धीरे धीरे गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो कण दूर दूर फैल जाएंगे, और जिससे पदार्थ की कौन सी अवस्था प्राप्त हो जाती है, गैसीय अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि पदार्थों का अवस्था परिवर्तन करके हम अवस्थाओं को अंततः परिवर्तित कर सकते हैं, ठोस से द्रव, द्रव से गैस में जा सकते हैं। तो इस प्रकार अब हम आगे देखते हैं, इससे संबंधित जो पार्ट है वो आता है गलनांक। अगला भाग है उसका नाम है गलनांक। तो गलनांक के बारे में हम पढ़ते हैं। गलनांक, इसका सामान्य शाब्दिक अर्थ हम देख सकते हैं, गलना या पिघलना। तो इसकी हम परिभाषा लिख सकते हैं, वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उस ताप को इस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। इस पदार्थ का गलनांक
कहते हैं। अर्थात वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव बन जाता है या द्रव अवस्था में आ जाता है, उसे ठोस पदार्थ का क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। अब ये गलनांक क्या दर्शाता है? गलनांक जो होता है वो कणों के मध्य आकर्षण बल, कणों के मध्य आकर्षण बल की सामर्थ्य को दर्शाता है। कणों के मध्य आकर्षण बल की सामर्थ्य को दर्शाता है। जैसे जो बर्फ होती है, बर्फ का गलनांक, बर्फ का गलनांक होता है 273.16 केल्विन। बर्फ के गलनांक का मान कितना होता है? 273.16 केल्विन। तो हमने देखा गलनांक क्या होता है, गलनांक क्या दर्शाता है? कणों के मध्य आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। और बर्फ के गलनांक का मान कितना होता है? 273.16। अब एक इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे एक पात्र है, उसके अंदर हमने बर्फ डाल दी और एक हमने ऊपर लगा दिया थर्मामीटर। थर्मामीटर या तापमापी, और नीचे से हमने इसको उष्मा दी। ठीक है, ये पात्र है और इस पात्र में हमने बर्फ डाल दी और ऊपर से हमने क्या लगा दिया? एक थर्मामीटर लगा दिया। अब इस बर्नर की सहायता से, इस बर्नर की सहायता से इस बर्फ को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। यानी नीचे से इसको क्या देते हैं? उष्मा देते हैं। तो उष्मा देते हैं तो प्रारंभ में हम इसका तापमान नोट कर लेते हैं। इस तापमान में जैसे मान लो नॉर्मल है, कितना भी टेम्परेचर हो वो नॉर्मल तापमान है वो नोट कर लेते हैं, जितना भी उसके अंदर हमें दिखे। फिर क्या करते हैं? इस बर्नर की सहायता से इस बर्फ को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। तो गर्म करते हैं तो तापमापी जो होती है उसके तापमान में परिवर्तन नहीं होता है, तापमान में परिवर्तन नहीं होता है। क्योंकि जैसे इसको गर्म किया जाता है तो गर्म करते ही ये क्या करेगी? इससे जो भी ऊष्मा निकलेगी वो ऊष्मा किस में परिवर्तित हो जाएगी? ये जो ठोस के कण हैं, यानी जो बर्फ के कण हैं, उन कणों के मध्य जो आकर्षण बल है, उस आकर्षण बल को तोड़ने में ये वे हो जाएगी। आकर्षण बल को तोड़ने में यह जो ऊष्मा है वो क्या हो जाएगी? वे हो जाएगी। और जब तक ये पूरा यानी बर्फ है वो पूर्णतया द्रव अवस्था में नहीं परिवर्तित हो जाए, तब तक तापमापी में जो तापमान का मान है वो स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। और फिर जब द्रव से ये गैस में परिवर्तित होता है, उस स्थिति में जो तापमान है वो बढ़ेगा और तापमापी में जो पाठ्यांक है उसका मान भी क्या होता है? बढ़ता जाता है। अब अगला जो टॉपिक है हमारा, इससे संबंधित अगला जो है वो है संगलन। संगलन, संगलन ठोस का द्रव में बदलना। तो संगलन की क्या परिभाषा होती है?
जब कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, संगलन कहते हैं या गलना कहते हैं। अब उसके बाद में आती है संगलन की प्रसुप्त या गुप्त ऊष्मा। संगलन की प्रसुप्त या गुप्त ऊष्मा। अब इसकी परिभाषा हम देखते हैं, वो क्या होती है। वायुमंडलीय दाब पर दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को द्रव अवस्था में 1 किलोग्राम ठोस को द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या बोलते हैं, संगलन की प्रसुप्त या गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव अवस्था में परिवर्तित करने में दी जाने वाली ऊष्मा को संगलन की प्रसुप्त या गुप्त ऊष्मा कहते हैं। संगलन की प्रसुप्त या गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो परिभाषा क्या होती है, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव अवस्था में परिवर्तित करने में दी जाने वाली ऊष्मा को संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात प्रसुप्त का मतलब गुप्त या छिपी हुई ऊष्मा कहते हैं। अब उसके बाद में हमने देखा संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा क्या होती है। अब अगला पॉइंट है इसके अंदर, वो हम पढ़ेंगे क्वथनांक। अगला जो पॉइंट है वो हम पढ़ेंगे क्वथनांक। अब आता है क्वथनांक। हमने गलनांक देखा, ठोस का द्रव में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। और क्वथनांक किसे कहते हैं, वायुमंडलीय दाब पर द्रव का गैस में बदलना। वायुमंडलीय दाब पर द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। या हम इसको लिख सकते हैं, वायुमंडलीय दाब पर किसी तापमान, वायुमंडलीय दाब पर किसी तापमान पर द्रव का उबलना, क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक कहलाता है। या हम इसको कुछ अलग तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू कर देता है उस ताप को कौन सा कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है उस ताप को क्या बोलते हैं, उसका क्वथनांक कहते हैं। इस प्रकार हमने संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा और उसके बाद हमने क्वथनांक उसकी परिभाषा पढ़ी। अब एक उदाहरण देख सकते हैं, जैसे जो जल होता है,
जल का क्वथनांक, जल का जो क्वथनांक होता है उसका मान कितना होता है? 273 केल्विन होता है। सॉरी 273 नहीं, ये 373 केल्विन होता है। जल का क्वथनांक 373 केल्विन होता है, या हम इसको लिख सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन किसका होता है? जल जो है उसका क्वथनांक का मान होता है। अब हमने ये पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कि जो तापमान है उसको हम डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, और जो केल्विन है उसको डिग्री सेल्सियस में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस किसके बराबर होता है? 273 केल्विन के। ये हमें ध्यान रखना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है। अब जैसे हम 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है? 273 केल्विन। तो 100 डिग्री सेल्सियस तो कितना हो जाएगा? 273 प्लस 100 बराबर कितना हो जाता है? 373 केल्विन हो जाता है। इसी प्रकार जैसे 500 डिग्री सेल्सियस है, उसको चेंज करना है किसमें? केल्विन में। तो 500 डिग्री किसके बराबर होता है? 273 प्लस 500, तो टोटल कितना हो गया? 773 केल्विन। तो इस प्रकार हम तापमान है उसको अंततः परिवर्तित कर सकते हैं। अब अगला हमारा जो पॉइंट है वो है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो हमने संगलन की गुप्त ऊष्मा में देखा, 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर या गलनांक बिंदु पर ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उस ऊष्मा को संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? 1 किलोग्राम द्रव को 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब पर उसके क्वथनांक बिंदु पर द्रव से गैस में परिवर्तित करने के लिए द्रव से गैस में परिवर्तित करने के लिए दी जाने वाली ऊष्मा वाष्पीकरण की प्रसुप्त या गुप्त ऊष्मा कहलाती है। 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब पर उसके क्वथनांक बिंदु पर द्रव से गैस में परिवर्तित करने के लिए दी जाने वाली ऊष्मा को वाष्पीकरण की प्रसुप्त या गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब उसके बाद में हम देखेंगे इसमें जो पदार्थ है उसको हम किस प्रकार अंतः परिवर्तित करते हैं। अब उससे संबंधित एक विधि दे रखी है, ऊर्ध्वपातन विधि। जैसे एक हल्का सा डायग्राम बनाते हैं।
ये कीप है, इसके ऊपर ये रुई लगा दी और ये उल्टा कीप। इसके अंदर हमने नौसादर व नमक का विलयन डाला है। ये स्टैंड है और ये चीनी मिट्टी का पात्र है, चीनी मिट्टी का पात्र। और इसके अंदर हमने अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का मिश्रण डाल दिया है। कीप को उल्टा रख दिया है और इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, जो रुई है वो लगा देंगे, ताकि जब भी ये ठोस है वो सीधे गैस में परिवर्तित हो, वो वायुमंडल में बाहर नहीं जा पाए और इधर पात्र है वहाँ उसकी दीवारों पर चिपक जाए। तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है, यानी कोई भी ठोस पदार्थ है, ठोस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना, ठोस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस अवस्था में, सीधे गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए या परिवर्तित होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठोस का द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे नमक और जो अमोनियम क्लोराइड का यदि आपको मिश्रण दिया जाए, तो इस उल्टे कीप में ये वाच ग्लास है और इस वाच ग्लास जो किसका बना होता है, चीनी मिट्टी का पात्र होता है। इसमें हमने क्या डाल लिया, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का जो मिश्रण वो डाल लिया। फिर इस मिश्रण को क्या करते हैं, किसी बर्नर की सहायता से गर्म किया जाता है और जब गर्म करते हैं तो ये जो अमोनियम क्लोराइड है इसमें ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाने के कारण ये वाष्प में परिवर्तित होने लगता है और वाष्प में परिवर्तित होके ऊपर उठता है और इस जो कीप का जो मुंह होता है इस मुंह के अंदर प्रवेश करता है और ऊपर हमने क्या लगा रखी है, रुई। और जैसे ही वाष्प ठंडी होगी तो ये जो कीप का मुंह है उसकी दीवारों के ऊपर क्या होती है, जम जाती है। इस प्रकार हम अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड के मिश्रण से अमोनियम क्लोराइड को आसानी से अलग कर सकते हैं। अब उसके बाद में अगला जो पॉइंट हमारा आता है वो आता है दाब परिवर्तन का प्रभाव। दाब में परिवर्तन करके हम किस प्रकार ठोस और द्रव को अंतर चेंज कर सकते हैं। अगला जो दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है दाब परिवर्तन का प्रभाव। तो ये खासकर गैसों में देखने को मिलता है। जैसे मान लो आपको ये कोई सिलेंडर है और इसके अंदर हमने क्या लगा दिया, एक पिस्टन लगा दिया। ये गैस है और ये एक पिस्टन लगा हुआ है। जब इस पात्र में पिस्टन को दबाया जाता है तो गैस है, तो गैसों के ऊपर जब दाब लगता है, गैसों पर यदि जब दाब लगता है तो गैस धीरे धीरे दाब में वृद्धि के कारण द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगती है, द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगती है। अर्थात गैसों पर दाब लगाकर उसको द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे जो एलपीजी होती है या जो सीएनजी होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस और संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ये गैसें हैं। इन गैसों को जो सिलेंडर है तो सिलेंडर के अंदर दाब के मान को बढ़ाकर, यानी दाब बढ़ाकर द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जाता है और द्रव अवस्था में परिवर्तित करके इनको
एक छोटे से सिलेंडर में संग्रहित किया जा सकता है। अब यदि हम इस प्रयोग को इस प्रकार करें, जैसे ये वही हमारा एक सिलेंडर है और इसके अंदर हमने क्या डाल दी, गैस भर दी, ऊपर एक पिस्टन लगा रखा है और यहाँ एक नली लगा दी। अब जैसे ही इस गैसों के ऊपर दाब के मान को बढ़ाया जाता है तो प्रारंभ में गैस किस में चेंज होती है, द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है। लेकिन जैसे ही वायुमंडल की इसको हवा प्राप्त होती है तो ये धीरे धीरे गैस पुनः जो द्रव है वो पुनः किस अवस्था में चेंज होने लगता है, गैसीय अवस्था में चेंज होने लगता है। इस प्रकार हमने पढ़ा कि दाब लगाकर हम जो गैस है उसको द्रव अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं और जो द्रव अवस्था है उस पे दाब लगाकर हम उसको ठोसों में परिवर्तित कर सकते हैं। अब उसके बाद में एक इसमें जो टॉपिक है वो आता है ठोस CO2। ठोस CO2 तो ठोस CO2 में देखना जिसको शुष्क बर्फ भी कहते हैं, शुष्क बर्फ। अब जैसे इसमें एक बात हमें ध्यान रखनी आवश्यक है, जैसे कोई बर्फ है सामान्यतः उसको यदि किसी कागज पे रखते हैं तो कागज जो क्या हो जाता है, कुछ समय पश्चात गीला हो जाता है। तो जो बर्फ में ये गुण होता है, लेकिन जो शुष्क बर्फ होती है यदि इसको कागज पर रखा जाता है तो कागज जो है वो गीला नहीं होता है, कागज गीला नहीं होता है। तो ठोस CO2 क्या होती है, दाब, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इस CO2 को जब दाब बढ़ाते हैं, दाब बढ़ाया जाता है तो दाब बढ़ाने पर ये CO2 क्या हो जाती है, जो द्रव अवस्था में परिवर्तित होने के बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। जब गैस पर दाब बढ़ाया जाता है तो ये जो CO2 है वो द्रव अवस्था में परिवर्तित होने के बजाय सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, इसलिए इन्हें शुष्क बर्फ भी कहते हैं, क्योंकि जब CO2 है उसके ऊपर दाब के मान को बढ़ाया जाता है तो दाब जैसे से बढ़ेगा तो इसकी द्रव अवस्था नहीं आती है और ये सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए इन्हें शुष्क बर्फ भी कहते हैं। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा कि ताप परिवर्तन का प्रभाव और दाब परिवर्तन का प्रभाव। अब उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक बचता है इसमें, जो पदार्थ है उसकी अवस्थाओं का अंतः परिवर्तन, पदार्थ की अवस्थाओं का अंतः परिवर्तन। जैसे ये ठोस, ये द्रव और ये गैस। अब ठोस है, ये संगलन, ये जमना और ये वाष्पीकरण, ये संघनन, ऊर्ध्वपातन और ऊर्ध्वपातन। जब ठोस है उसको ऊष्मा देते हैं तो ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, संगलन कहलाता है। तो ठोस को ऊष्मा देकर द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है और द्रव को पुनः ऊष्मा देके किस अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है, गैसीय अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी प्रकार गैस को संघनित करके, यानी गैस का द्रव में परिवर्तित होना संघनन कहलाता है,
तो गैस को संघनित करके किस अवस्था में चेंज कर सकते हैं, द्रव अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। और इसी प्रकार द्रव पर जो तापमान है उसको कम करके उसको किस अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है, ठोस अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी प्रकार ठोस है वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। तो ये जो घटना कहलाती है उसको हमने क्या पढ़ा, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसी प्रकार जो गैस है वो सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होती है द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा कि पदार्थों का अवस्था परिवर्तन क्या होता है, तापमान परिवर्तन का प्रभाव, उसमें हमने देखा गलनांक क्या है, संगलन क्या है, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, फिर हमने देखा क्वथनांक, फिर उसके बाद में हमने देखा वाष्पन की गुप्त या प्रसुप्त ऊष्मा, फिर केल्विन को सेल्सियस में किस प्रकार परिवर्तित करते हैं, फिर उसमें एक विधि हमने पढ़ी ऊर्ध्वपातन, जो खासकर जो कपूर होते हैं, नौशादर, नेफ्थलीन और जो आयोडीन है उनमें ऊर्ध्वपातन की विधि पाई जाती है। उसके बाद में हमने अंत में देखा दाब परिवर्तन का प्रभाव और ठोस CO2 क्या होती है, और अंत में हमने देखा पदार्थ की अवस्थाओं का अंतर परिवर्तन किस प्रकार होता है। और आगे हम पढ़ेंगे वाष्पीकरण और वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक।